हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द 10 मिनट शो में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो RWA का दिल्ली पुलिस का बुक है उसका हिस्ट्री का PYQ हम लोग कर रहे हैं। अभी तक 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जिसमें टोटल 120 प्रश्न हुए हैं। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो जाके देख सकते हैं वीडियो को, उनको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जाकर आसानी से देख सकते हैं। और जो भी दोस्त वीडियो को देखते हैं एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें। और जितने भी लोग अभी जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हर्ष के शासन के दौरान कनौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। तो ये जो महायान थे ना, इनका प्रचार करने के लिए किया गया था। इनका प्रचार करने के लिए हर्षवर्धन ने आयोजित किया था एक बहुत बड़ा संप्रदायों को, लोगों को। और ये महायान कौन थे? ये महायान और हीनयान जो थे ना, ये बौद्ध धर्म के 2 भागों में बांट दिया गया था, एक हीनयान में और एक महायान में। ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कनौज में महायान बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक सभा का आयोजन किया था। इसी सभा में चीनी यात्री हेनसेंग ने महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या की थी। हेनसेंग एक चीनी यात्री था और ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में। अगला इसमें जो पॉइंट है कि इस सभा में लगभग 20 राजाओं, हजारों विद्वान, 3000 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षुओं, 3000 ब्राह्मण और जैनियों ने हिस्सा लिया था। इस सभा में हेनसेंग सभा का अध्यक्षता किया। इस सभा में हर्ष को सहिष्णुता की नीति परिलक्षित हुई। हर्षवर्धन जो थे एक अच्छे लेखक थे, कवि थे और नाटककार थे। इनके द्वारा रचित रत्नावली प्रियदर्शक प्रसिद्ध नाटक है। तो आपको याद रखना है, रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया है? रत्नावली लिखा गया है हर्षवर्धन के द्वारा। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या है? तो जो राष्ट्रकूट वंश थे उनका शाही प्रतीक था गोल्डन ईगल। क्या था? गोल्डन ईगल। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग प्रथम, और इसकी राजधानी थी राष्ट्रकूट की मान्यखेत। और एलोरा की जो गुफा है ये भी राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ही बना था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो पाल का जो संस्थापक था वो गोपाल था। ऐसे याद रखिए, पाल गोपाल। पाल का संस्थापक गोपाल। पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल जो थे एक कुशल प्रशासक थे। पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला भी एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय था वैसे ही। और ये दोनों विश्वविद्यालय को नष्ट करा दिया था। जो सबसे हरामी शासक बोलते हैं जिनको, हमारा आज जो एक नालंदा विश्वविद्यालय दोनों ही बिहार में पड़ता है, नष्ट करवाया बख्तियार खिलजी। याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है ये। अगला प्रश्न है कि रत्नावली प्रियदर्शिका और नागनंद के रचयिता कौन है? मैंने अभी बताया था, ये हर्षवर्धन जो थे एक अच्छे लेखक थे, तो वो नाटक भी लिखा करते थे। तो रत्नावली और प्रियदर्शिका नागनंदा के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन थे। हर्ष बाणभट्ट के दरबारी कवि थे। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग दे दिया है स्टेटमेंट, ये जो है ना उल्टा छप गया। ये स्टेटमेंट जो है ना ये उल्टा छप गया, प्रिंट मिस्टेक गलत हो गया है। हर्ष बाणभट्ट के दरबारी कवि थे नहीं, बाणभट्ट जो थे ना वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऐसे याद रखना है, यहाँ पॉइंट गलत है ये। क्या? बाणभट्ट जो थे वो दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के, ना कि हर्ष बाणभट्ट के। ठीक है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद रचाओं की भाषा किस में हुई थी? संस्कृत में हुई थी। ठीक है। अगला है कि राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग। ये मैंने हाल ही में ही बताया था, पिछले प्रश्न में एक पॉइंट आया था वहां पे कि दंती दुर्ग कौन थे? राष्ट्रकूट के संस्थापक थे। दंती दुर्ग को दंती दुर्ग प्रथम भी कहा जाता है।
राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल 6वीं से 13वीं शताब्दी तक था। राष्ट्रकूट राजवंश ने भारत की उत्तरी, दक्षिण तथा मध्य भाग पर शासन किया है। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। अभी हमने पढ़ा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में मैंने बताया कि इसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया था और ये बिहार में स्थित है। बिहार में कहाँ स्थित है, तो बिहार की ये भागलपुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पॉइंट भी दिया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जनपद में स्थित है। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था और नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा। सॉरी, सबसे लंबे समय तक रहे थे पाल, और पाल के संस्थापक कौन थे, गोपाल। ऐसे मैंने याद करवाया था अभी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका अवधि जो था 8वीं से 11वीं शताब्दी तक था। गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी तथा इनसे 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। सेन वंश की स्थापना सामसेन ने की थी। राष्ट्रकूट वंश साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो जो होयसल है उसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। ठीक है, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हैलीबीड थी। होयसल दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज किया। होयसल कुल का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। होयसल का जो कुल थे उनके अंतिम शासक कौन थे, बल्लाल तृतीय थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। तो ये चालुक्य वंश का प्रख्यात शासक था। चालुक्य राजवंश की राजधानी बदामी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने तत्कालीन कनौज के राजा हर्ष को युद्ध में पराजित किया था। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कि चालुक्य राजवंश ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश की शाखा वातपी बदामी से संबंधित थे और इन्होंने बदामी को ही क्या बनाया था, अपना राजधानी बनाया था। पुलकेशिन द्वितीय के शासन में चालुक्य राजवंश सर्वाधिक शक्तिशाली थे। जब पुलकेशिन रूल कर रहे थे चालुक्य राजवंश पर, तो उस समय सबसे शक्तिशाली हुआ करते थे ये। चालुक्य राजवंश का प्रारंभिक इतिहास तथा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ये प्रश्न पूछेगा कि चालुक्य वंश का जो प्रारंभिक इतिहास है या पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो जानकारी है किस अभिलेख से मिलती है, तो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अगला प्रश्न है आज का कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। तो ये राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था एलोरा के मंदिरों का निर्माण। इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग प्रथम। तो ये हमने कई बार पढ़ लिया कि दंती दुर्ग प्रथम जो थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। अगला पॉइंट है, राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित चट्टानों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद का नया नाम जिले में स्थित है। ठीक है, एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल हुआ 1983 में, याद रखिएगा। और एलोरा की गुफाएं बताया जा रहा है कि ये कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी। तो बाणभट्ट ने लिखी थी। पीछे ये गलत प्रिंट किया था जो मैंने बताया, यहाँ बता दिया है सही से कि हर्ष रचित राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। और बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, बाणभट्ट ने कदम्बरी नामक पुस्तक की रचना की थी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास 2 प्रमुख महाकाव्य कुमार संभवम और रघुवंशम की रचना की थी। कालिदास किसके दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। और बाणभट्ट किसके थे, बाणभट्ट थे आपके हर्षवर्धन के। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि दरबारी कवि भी पूछता है और उनकी रचनाएं पूछता है। जैसे इनकी 2 महाकाव्य हैं कुमार संभवम और रघुवंशम।
कौन लिखा है? किनके द्वारा रचित है? कालिदास द्वारा। कालिदास की अन्य रचनाएं के दो प्रमुख खंड है, ऋतु संहारम तथा मेघदूतम। मेघदूतम बहुत बार पूछता है। और इनके तीन प्रमुख नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम वेश्रियम। तो ये जितने भी तीन प्रमुख नाटक है, इसमें से सबसे ज्यादा अभिज्ञान शकुंतलम पूछता है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया कि बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक अकबर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो ये राजेंद्र प्रथम ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने हमला किया था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखते हैं कि इस अभियान में चोल सेना ने बेंगी, कालिंग, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गंगा नदी पर कूच किया था। चोल सेना ने पाल राजा महिपाल प्रथम को हराया था। इस अभियान की सफलता के बाद राजेंद्र चोल ने गंगाईकोंडा चोलपुरम नामक नई राजधानी स्थापना की। राजेंद्र चोल ने गंगाईकोंडा चोल की उपाधि धारण की। अगला है चोल प्रशासन के संदर्भ में बैटी शब्द का अर्थ क्या है? तो बैटी शब्द का अर्थ है कर, टैक्स। क्या अर्थ है? टैक्स। चोल साम्राज्य में बैटी एक प्रकार का कर था जिसमें आम लोगों से वसूला जाता था। इसे अक्सर जमींदार लगाते थे, मतलब इस टैक्स को जमींदार लगाया करते थे। जमींदार कौन होते हैं? जो जिनके पास बहुत सारा जमीन होता है और बहुत सारी जमीनों का वो मालिक होते हैं। बैटी के तहत लोगों को बिना किसी मजदूरी के राजा या जमींदारों के लिए कार्य करना होता था। बैटी का प्रथा मध्यकाल में भारत के कई हिस्सों में प्रचलित थी। बैटी का इस्तेमाल बुनियादी ढांचा, मंदिर और दूसरे सार्वजनिक कामों के निर्माण के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पादिक्रम मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये तमिल भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि दक्षिण भारत का तमिल या तेलुगु में ही लिखा जाता है, लेकिन तमिल में लिखी गई थी। अब इसे लिखा कौन था? इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। शिल्पादिक्रम नामक महाकाव्य इलंगो आदिगल द्वारा मूल रूप से तमिल भाषा में लिखा गया। इसमें तत्कालीन संगम समाज और राजनीतिक विषयों की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है, मतलब उस समय के समाज के बारे में जो जानकारी है इसमें लिखा गया है। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा की लिखा गया एक है। इस युग में प्रमुख रचनाओं जो है जैसे कि तोलाकप्पियम, पत्थिने कलिकंडुक आदि ग्रंथ तथा शिलापदिक्रम, मणिमय खेले और जीविक चित्रम महाकाव्य शामिल है। तो ये सब तमिल में ऐसे ही नाम रहते हैं, थोड़ा अजीब सा। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो ये चोल राजवंश से संबंधित है। जो उत्तर मेरूर शिलालेख है किससे संबंधित है? चोल वंश से। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश थे। इस अभिलेख के माध्यम से चोल कलिन ग्राम्य प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, फिर से मैं एक बात बता दूं, जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे और कमेंट में अपना रिप्लाई देंगे कि वीडियो उनको कैसा लगा। चलिए देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो ये भी चोल वंशों ने ही निर्माण करवाया था इसका। बृहदेश्वरी मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। बृहदेश्वरी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वरी मंदिर को चोल शासक राजा राज चोल प्रथम के नाम पर राजेश्वर मंदिर के नाम भी दिया गया है। मतलब इसको बृहदेश्वरी मंदिर को राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बृहदेश्वरी मंदिर द्रवाड़ा शैली में निर्मित है। वर्ष 1987 में इस मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो ये है तोल्काप्पियम। मणिमेगलाई यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना कवि चित्तलाई
चतनार द्वारा की गई है। शिल्प कदिकम अभी बताया मैंने, इल्गो आदिगल द्वारा किया गया रचना है ये। जीवक चिंतामणि यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना मुनि तिरुत्तुकेदवर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों से संबंधित है। तो ये भी चोल से संबंधित है, ना कि चेर से। अगला प्रश्न है कि किस वंश ने मैदूर के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। तो ये पांडे ने किया था। पांडे वंश ने मैदूर के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। मुदेर पांडे वंश की राजधानी थी। जो पांडे वंश थे उनकी राजधानी कहाँ थी? मुदेर। वर्तमान में मुदेर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, पांड्य वंश से जो भी लोग क्रिकेट देखते हैं तो हार्दिक पांड्या को जानते हैं। तो पांड्या जो ना, हार्दिक पांड्या मुदेर कर देता है, बैटिंग करता है ना, तो बॉलरों को मुदेर कर देता है पीटते पीटते। तो ऐसे याद कर सकते हैं पांड्या वंश का मुदेर। ठीक है, एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक मैंने लगाया। अगला है पांड्य राजवंश के दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। पांड्य राजवंश ने भारत की 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटका राज्य में स्थित है। विश्व का जो प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलागोला में स्थित है और इसकी प्रतिमा ग्रेनाइट से निर्मित है, मतलब ग्रेनाइट से बनाया गया है। और गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। ये प्रतिमा जैन धर्म के देवता बाहुबली गोमतेश्वर का समर्पित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी विश्वास करता है? तो यह है न्याय दर्शन। आइए दर्शन जो 6 वैदिक दर्शन है वो पढ़ लेते हैं, कौन कौन से हैं। पहला दर्शन है सांख्य दर्शन, दूसरा योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। अब इसमें इनका नाम दिया गया है कपिल मुनि, महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम, उलुक्कनाद, जैमिनी, बदरायन। ये उनके प्राचीन प्रसिद्ध ग्रंथ थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वो थे आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का खोज किया। आर्यभट्ट ने भारत को बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान पटना में है। आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञों में से एक है और उनका महत्वपूर्ण स्थान भी है। आर्यभट्ट ने 2 प्रमुख पुस्तक लिखी है, आर्यभट्टिका और आर्यभट्टिका सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किससे औषधि का देवता कहा जाता है? तो औषधि का देवता कहा जाता है धन्वंतरी को। धन्वंतरी औषधि के देवता कहा जाता है। ये आयुर्वेद के प्रणेता थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के दरबार में उनके 9 रत्नों में से एक थे। और धन्वंतरी जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेदिक के चिकित्सक थे। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर थे, आयुर्वेद के डॉक्टर। अब धन्वंतरी के एक प्रमुख पुस्तक में रोग निंदन तथा वैद्य चिंतन मन उनका पुस्तक है, उन्हीं के द्वारा रचित है। अगला है कि हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो जो हाथी गुफा शिलालेख है वो खारवेल द्वारा कराया गया था। किनके द्वारा? खारवेल द्वारा। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। खारवेल कलिंग के शासक थे। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण है, मतलब प्राकृतिक भाषा में उसको लिखा गया है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? जो दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार होते हैं उन्हें कहा जाता है गोपुरम। क्या कहा जाता है? गोपुरम। दक्षिण भारतीय के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। इस प्रकार द्वार मुख्यतः दक्षिण भारत के मंदिरों को प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण भारत के मुख्यतः दिव्य शैली में निर्मित है। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है।
और गोपुरम का निर्माण सर्वप्रथम पल्लव शासक ने किया था। अगला है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। एक अच्छा प्रश्न है ये कि सत्यमेव जय मुंडको उपनिषद से वर्णित है। सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ होता है सत्य का जीत, और सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कि वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? तो वास्तुकला में पंचायत शैली मंदिर से संबंधित है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं कि वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द मंदिर निर्माण से संबंधित है। पंचायतन शैली में एक केंद्रीय मंदिर 4 अन्य मंदिर द्वारा घिरा होता है। पंचायतन शैली का निर्मित प्रमुख मंदिरों में खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर तथा देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर आदि प्रमुख है। मतलब ये शैली जहाँ पे प्रयोग किया गया उन मंदिरों का नाम दिया गया है, जैसे खजुराहो जो मध्य प्रदेश में, कंदरिया महादेव मंदिर, जैसे लक्ष्मण मंदिर, जैसे देवगढ़ मंदिर, ये सभी मंदिरों में पंचायतन शैली का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो ये करवाया था जयपुर का जय सिंह द्वितीय ने करवाया था, ना कि प्रथम ने। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। इसके अतिरिक्त अन्य 4 जंतर मंतर जैसे वाराणसी जंतर मंतर, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, इन्हीं स्थानों पर भी जंतर मंतर अवस्थित है। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया था? तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा किया गया था। आइए देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र मैंने बताया भरत मुनि द्वारा संकलित है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी और मुनि ने मुनि स्मृति की रचना की थी। महर्षि अगस्त्य ने सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। जो महर्षि अगस्त्य हैं उनको सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रसो लिखा था? आपको बताना है पृथ्वीराज रसो किसने लिखा था। और ये आज का आखिरी प्रश्न है। एक मिनट, हाँ, तो ये लिखा गया था चंद्रबाई द्वारा। किसके द्वारा? चंदबरदाई द्वारा लिखा गया था। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रसो का नामक महाकाव्य लिखा था। और ये चंदबरदाई जो थे ना, ये मित्र थे पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है। और उनके बचपन का मित्र और दरबारी कवि भी थे। और वे युद्ध के समय वीर रस की कविताओं में सेनाओं को प्रोत्साहित करते थे। पृथ्वीराज रसो हिंदी की पहली रचना है। इसे हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना जाता है। लगभग 10,000 से अधिक छंद है इसमें। तो आज का ये आखिरी प्रश्न था। मिलेंगे अगले सेट में जिसमें भी 30 प्रश्न करेंगे। आज भी हमने 30 प्रश्न लिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर से बता दूं, जो दोस्त ये पिछले 4 वीडियो नहीं देखे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।